मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी लेसन 6, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये लेसन का थर्ड वीडियो है। टॉपिक्स का है आपका कॉटन टेक्सटाइल। बेटा हम लोग इससे पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री में पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल यूज्ड। तो दैट टाइप देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या टू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। बट अकॉर्डिंग टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल्स come from the agricultural field, okay, that industry is known as the agro based industries. So in this type of industries today we will discuss about the some examples of the agro based industries as like the cotton textile. Okay, so listen carefully. In ancient India, cotton textile were produced with hand spinning एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक। बेटा जैसा कि बताया है, आप लोगों को पढ़े भी होंगे पिछले क्लास में भी, कि प्राचीन भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था वो हैंड स्पिन यानी कि हथकरघे या चरखे द्वारा हुआ करता था। ठीक है। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू यूज, यानी कि जो पावर लूम है, यानी जो हैंड से लूम को चलाते थे या स्पिनिंग करते थे, उसमें अब पावर का इलेक्ट्रिक का यूज होना शुरू हो गया, यानी कि कुछ टेक्निकल चेंज किया गया, जिससे वर्क जो है वेरी फास्ट होना स्टार्ट हो गया। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेट बैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। और ज़रा कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था वो काफ़ी पीछे चला गया था, चूँकि कॉलोनियल पीरियड में, चूँकि उस समय इंग्लैंड वगैरह में मेनली वहाँ पर मशीन से यानी कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होता था टेक्सटाइल या कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग या उसके कंपैरेटिव में जो हमारे कंट्री का टेक्सटाइल हुआ करता था या प्रोडक्ट हुआ करता था वे काफ़ी लो क्वालिटी का होता था। दैट मीन्स काफ़ी कॉस्टली भी होता था और क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग लो होता था। इसलिए हमारा जो कंट्री का जो इंडस्ट्री था वो काफ़ी कम्पीट नहीं कर पाया, मतलब कंपटीशन नहीं कर पाया, इसलिए क्या हो गया, बैक हो गया। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, आप देखना थोड़ा सा फैक्ट को। The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. आता है कि when and where the first textile company was established. तो बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, मुंबई in 1854. Okay. The two world wars were fought in Europe, and Europe India was the British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave the boost in the development of cotton textile industry. और जो दो वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वारों में जो फॉरेन कंट्री था वहाँ से जो है हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट हुआ करता था उसका डिमांड होना स्टार्ट हो गया। तो उस दौरान कुछ वर्ल्ड वारों के लिए दौरान हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट है काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ और इंडस्ट्री भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। Today there are nearly 1600 cotton and human-made fiber textile mill in the country. आज हम बात करते हैं हमारे कंट्री में नियर अबाउट 1600 जो है कॉटन टेक्सटाइल और ह्यूमन मेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में है। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। देखिए यहाँ पर 80% जो है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, जबकि आपको रेस्ट बाकी जो बच जाते हैं आपको 20% वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विथ 4 to 10 लूम्स। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हज़ारों स्मॉल फैक्ट्रीज होंगे जिसमें छोटे छोटे वर्कर्स या छोटे मशीन से टेक्सटाइल को प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द अर्ली ईयर्स the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जहाँ कॉटन टेक्सटाइल मशीन इंडस्ट्री वहीं सेटअप हुआ करता था जहाँ कॉटन जो है ग्रो होता था। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी जो है वहाँ पर कपड़े की उद्योग बहुत तेज़ी से चलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल
पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर एंड मोस्ट क्लाइमेट etc। ये कंट्रीब्यूट करता है किसी भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश होने में, जैसा को आप लोग पहले बताया भी गया है। टुवार्ड्स इट लोकलाइजेशन, दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन पुल प्लंकर्स एंड वर्कर्स engaged in गेनिंग, स्पिनिंग, वेविंग एंड डेइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। यानी कि जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स को, बहुत सारे मेंबर्स को जॉब भी प्राप्त होता है, और ये खासकर जो है एग्रीकल्चरल फील्ड के समीप ये इस्टेब्लिश होता है, ताकि उसमें बहुत सारे वर्कर्स को, जैसे आपने फार्मर्स देखा, कॉटन पुल देखा, प्लकर देखा, वर्कर्स बहुत सारे वर्क में इंगेज रहते हैं, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, धागा सूत काटना, कपड़े बुनना, उसको कलर करना, डिजाइनिंग करना, पैकेट करना, उसको सिलाई करना, फिर उसको ये मतलब उसको एक तरह से फिनिश गुड कर सकते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड में बहुत सारे प्रोसेस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसमें बहुत से लोग क्या थे, इंगेज थे, जिसमें लोगों को जॉब प्राप्त होती थी। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट मैनी अदर्स इंडस्ट्रीज सच एज द केमिकल्स एंड डे। और ये इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से बहुत सारी इंडस्ट्रियों का सपोर्ट होता था, बहुत सारी इंडस्ट्री को बूम होती थी, जैसे केमिकल्स और डेइंग, यानी कि उसको रंगने के लिए रंग कलर्स चाहिए था और सारे केमिकल चाहिए होता था। तो पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए भी क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब प्राप्त हुआ करता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूअस टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वेविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज इज टू प्रोवाइड स्कोप in corrupting traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, जरी, एम्ब्रॉयडरी etc। जैसे जैसे जो है सेंट्रलाइज होना शुरू होगी, जैसे मीन सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये वर्क है, जो भी आपने वर्क देखा, वेविंग, डिजाइनिंग, स्पिनिंग, जो भी पैकेजिंग, स्टाइलिंग, टेलरिंग, तो ये जो भी वर्क था पहले अलग अलग प्लेस पर हुआ करता था, लोग अपने अपने घरों में करते थे, अपने अपने गाँव में करते थे। तो इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा आता था, और इस प्रोसेस में कंट्रोलिंग पावर या फिर उसका सकते हैं ऑब्जर्विंग जो होता था, कई लोग उसमें इंगेज होते थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरे वर्क को एक बिल्डिंग के अंतर्गत कर दिया, जिसका नाम दिया इंडस्ट्रीज। क्या नाम दिया उसका, इंडस्ट्रीज या कारखाना या कंपनी, जिसमें का सारे प्रोसेस जो है एक छत के नीचे हो गया, जो एक या दो आदमी अच्छे तरह से उसको कंट्रोल या मैनेज कर सकते थे। ओके, इससे हुआ क्या, जो लोग छोटे छोटे अपने घरों में वर्क करते थे, वेविंग का वर्क करते थे, जरी करते थे, कॉटन एम्ब्रॉयडरी करते थे, उनका जो है स्किल धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, चूँकि अब उन्हें जॉब मिलना या उनकी जो प्रोडक्ट जो है लोग कम पसंद करने लगे, या फिर जो वो कंपनी में जाकर नहीं वर्क कर सकते थे। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट वेविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फाइबर एज कैनट यूज मैच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस इन द कंट्री। वेविंग इज डन बाई हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। और जो वेविंग होने का काम होता था वो हैंडलूम यानी कि हथकरघे द्वारा भी होता था, पावरलूम यानी कि इलेक्ट्रिक द्वारा चलाए हुए लूम से होता था, या फिर बड़े बड़े मिलों में हुआ करता था। द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू वर्क वीवर्स इन देयर होम्स एज द कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी कि जो हैंड स्पून होता था, जो खादी वस्त्रों को बनाने का उद्योग होता था, उसमें बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में लोगों को जॉब प्राप्त होता था, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता था, लोगों को घर बैठे भी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हम। तो यहाँ पर एक बात पूछी गई है आपसे कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर दैन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो जाहिर सी बात है कि अगर है कि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट होता था मिल सेक्टर का, वो इम्पोर्टेंट क्यों होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, हमारे कंट्री से जो है यार्न धागा होता था डायरेक्ट, जो कॉटन से बना होता था, तो वो अदर कंट्री में सेल होता था, एक्सपोर्ट होता था। और अदर इम्पोर्टेंट कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर
यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री। यानी कि हमारे कंट्री से जो कॉटन प्रोडक्ट है या फिर यार्न है डायरेक्ट जो है फॉरेन कंट्री को सेल हुआ करता था, एक्सपोर्ट हुआ करता था। और वहाँ से क्या करते थे लोग अपने मशीनों में यानी कि अपने इंडस्ट्रीज में उसको हाई क्वालिटी करके उसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी को दे करके उसको कपड़े बनाते थे। और इसलिए जो है वहाँ पर जो हैंडलूम या पावरलूम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड में सबसे जो सेकेंड पोजीशन, सबसे फर्स्ट पोजीशन चाइना का होता है और सेकेंड पोजीशन हमारे कंट्री का जो है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। सिंस द मिड 80s इज अ स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीव्ड एट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ओके, वी हैव अ लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड बाय कॉटन यार्न काउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड। यानी कि टोटल जो ट्रेड होता है उसका ये 1/4 पार्ट्स किसका होता है, केवल कॉटन यार्ड का। हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स इन ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का 4% जो है हम लोग गारमेंट का मतलब ये व्यापार करते हैं। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटेटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। The weaving, knitting and processing units could not match the high quality yarn that is produced in the country. That means there are some large and modern factories in this segment, but most of the production is in fragment small units which cater to the local market. This mismatch a major drawback for the industries. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel या garment manufactured have a import fabric. दैट मीन्स हमारे कंट्री का जो फाइबर्स हुआ करता था या फिर कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था बहुत इतना हाई क्वालिटी का होता था कि हमारे कंट्री के जो प्रोडक्शन थे उसका जो मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में हुआ करता था ड्यू टू द। और एक तरह से और बात है कि जो हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ करता था उससे अधिक हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल्स यानी कॉटन जो है डायरेक्ट या फिर यार्ड जो है अदर कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे एक बात देखने को दी गई है कि यार्न इज सोल्ड, अगर मान लो कि आप धागा बेचते हैं 85 रुपीज़ पर केजी, और इफ़ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर, अगर हम इसी को ट्राउजर बना के सेल करते हैं तो 800 पर केजी का होगा। सोच लो कितना, नियर अबाउट आपको 15 to 14 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाता है। तो क्यों ना हम उसको ये करें। आगे देखते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इम्प्रूव आवर वेविंग सेक्टर इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ एक बात है कि ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हम जो यार्न अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं उसके अपेक्षा, उसके कंपेरिजन में अगर हम तैयार माल यानी कि फिनिश्ड गुड सेंड करते अच्छे से अच्छे क्वालिटी देकर, तो क्या होता। जैसे जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने रॉ मटेरियल को सेंड करते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तभी आपने देखा ऊपर के एग्जाम्पल में कि अगर हम 85 पर केजी जो यार्न सोल करते हैं, अगर उसी यार्न से अगर हम कपड़े बनाते हैं, ट्राउजर बनाते हैं, तो कितना होगा, 800 पर केजी के रेट से वो सेल होगा। यानी कि बस हम पूरे वर्क कर दे रहे हैं, यानी कि कॉटन ग्रो कर रहे हैं, उसको कॉटन को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे यार्न बना रहे हैं, उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, बट हमें क्या करना बाकी रहता है, हमें उसको वेविंग और हमें उसको क्या बोलते हैं, स्विंग या डिजाइनिंग करना होता है। मात्र ये 2-3 स्किल का हम लोग अगर हमारे कंट्री में होता तो क्या होता, जिससे 85 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर सेल करते हैं वही अमाउंट कितना होता, 800 पर केजी, यानी कि कई गुना हमें बेनिफिट होता। तो यही इसमें देखना और पढ़ने को मिलेगा। और नेक्स्ट आपका है जूट टेक्सटाइल। क्या है, जूट टेक्सटाइल। ओके, देखते हैं जूट टेक्सटाइल क्या होता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। देखिए हमारे कंट्री में जो जूट है, ठीक है, वो सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में अधिक वो प्रोड्यूस करता है। एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड इट सेकेंड प्लेस इन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। और जो जूट का मटेरियल्स बनता है, जो गुड्स बनते हैं, जो सामान बनते हैं, उसके प्रोडक्शन में ये सेकेंड पोजीशन है। क्यों, सबसे फर्स्ट पोजीशन किसका है, बांग्लादेश का है, और सेकेंड पोजीशन किसका है, आपका इंडिया का है। देखिए रॉ मटेरियल हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है
उसके मामले में हम सेकेंड पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल्स अदर कंट्री को सेल कर दी जाती है। देर आर अबाउट 70% जूट मिल इन इंडिया, और 70% जो है जूट मिल हमारे कंट्री में है। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन बंगाल, और जो जितने भी हैं वो सबसे कहाँ है ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में है 70%, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा, मुख्य रूप से जहाँ कहाँ है आपको हुगली रिवर इन नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। देखिए जो हुगली रिवर के किनारे है वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर 3 किलोमीटर चौड़ा, मात्र समझ लीजिए कि आपके जमनिया कस्बा से जमनिया स्टेशन उधर थोड़ा सा कम ही होगा, मतलब इतना ही चौड़ा बेल्ट है, और ये 98 किलोमीटर लंबा है। उसमें इतना जो है जूट की प्रोडक्शंस होती है, जूट की यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है कि उसका लगभग 70% जो है प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई होता है। ओके, देखते हैं। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर द कोलकाता इन 1859। देखिए इरिसरा, सबसे फर्स्ट कॉटन मिल हमारे कंट्री में कहाँ बैठा था, सबसे फर्स्ट कॉटन मिल 1985 में, और ये सबसे जो फर्स्ट जूट मिल कहाँ है, कोलकाता में 1859 में। ओके, आफ्टर पार्टीशन, जब हमारे कंट्री का पार्टीशन हुआ 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, द जूट मिल रिमेंड इन इंडिया, हालांकि वो पूरे जूट मिल हमारे कंट्री में ही रह गए, बट 3/4 ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू बांग्लादेश। और क्या हुआ, वो जो आपका जो जूट प्रोडक्शन एरिया था, इसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं ना, ईस्ट पाकिस्तान, तो उसका जो 3/4 यानी कि 3/4 भाग जहाँ पर जूट की कॉटन की जूट की एग्रीकल्चर होती थी, प्रोड्यूसिंग होती थी, वो कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में। तो हमारे कहाँ मिल तो रहे, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो रहा, लेकिन जो उसके रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने वाले जो फील्ड थे वो कहाँ चले गए, बांग्लादेश में। इसलिए क्या हो गया, बहुत सारे मिल जो है बंद हो गए और प्रोडक्शन जो है कम हो गया। फिर भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया inexpensive water transport supported by the good network of the railways, roadways and waterways to facilitate the movement of raw materials to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from the West Bengal adjoining state of Bihar, Odisha, उत्तर प्रदेश, कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर। दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो इसका वजन ये है कि जो कोलकाता है वो हुगली रिवर्स के बैंक पर है। आपको पता है कि वहाँ पर इसके लिए जो है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चरल या फिर फर्टाइल लैंड भी है, उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी भी रिवर्स हो जाया करती है, और वहाँ पर इसको प्रोडक्शन के लिए सस्ते दरों पर लेबर भी क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ के। और कुछ जो है अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य है, जैसे आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश से यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है बैंकिंग फैसिलिटी भी, इंश्योरेंस भी और प्रोटेक्शन भी क्या होती है, इजीली मिल जाती है। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट 2.61 lakhs वर्कर्स डायरेक्टली एंड अदर 40 lakhs स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर इंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड मेस्टा। यानी कि इसमें नियर अबाउट जो है आप देख रहे हैं 2.61 जो लाख है जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट इसमें इंगेज है, जॉब प्राप्त है, डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में लगभग नियर अबाउट 40 लाख जो है स्मॉल फार्मर जो दूर देश से जो दूर दराज के लोग हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल करते हैं। मेनी मोर पीपुल आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है इनडायरेक्टली इसमें मतलब शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस फेस द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टीफ कंपटीशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic substitute and from the other competitors like the Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। यानी कि हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है, जो कि अदर कंट्री में जो फाइबर्स बनते हैं वो अच्छे मतलब दूसरे मटेरियल से बनते हैं जो कि क्या होते हैं,
लॉन्ग ड्यूरेशन में होते हैं। जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, ये सब कंट्री का नाम है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में जूट की जो खपत होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मैंडेटरी है। आपने देखा पिछले साल ही या हर हमेशा होता है, बार बार गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कोई भी जो है क्लॉथिंग यूज नहीं करेगा मटेरियल को यूज करने के लिए, सब लोग को जूट को बैग का यूज करना है। तो गवर्नमेंट जब इस पर थोड़ा सा ध्यान देती है तो जूट की जो है ज़्यादा बिक्री हो जाती है, और जब फिर धीरे हो जाती है तो क्या होता है, उसका डिमांड जो है कम हो जाता है। टू सिमुलेट द डिमांड एंड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड इन 2005, यही दिया वैसे पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो ये टॉपिक आपका है, टॉपिक नंबर हो जाएगा आपका 4, वीडियो नंबर हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।